मैं एडवोकेट आसिफ हुसैन वानी। मैं प्रैक्टिस करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, और जो मुल्हिका कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मोस्टली मेरे पास क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम बड़े अहम मुद्दे पे बात करेंगे, जो चेक बाउंस केस, जो आजकल बहुत ही उरूज पर है, चेक बाउंस केसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। ये थोड़ा टेक्निकल इसका प्रोसीजर होता है, तो इसमें कई लोग हार खा जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो दौर में डिजिटाइजेशन का ज़माना है, कैशलेस ज़माना है, तो आजकल मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो लेन देन होता है कारोबार में या कहीं और, तो उसमें चेक का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और देखा गया है कि आजकल के ज़माने में चेक बाउंस को लेके बड़े मामलात उरूज पे आए हैं। लोग चेक देते हैं तो वो कैश नहीं होती है। तो इसके मामले में, इस ज़िमन में हम आम लोगों तक ये जो चेक बाउंस का प्रोसीजर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि आम लोगों को भी पता चले कि जब कभी वो इस मुश्किल में फंस जाएं तो उनको इसमें से किस तरह निकलना है। सबसे पहले जो चेक होती है, इसका जो पीरियड होता है, इसकी जो मुद्दत होती है, जब 30 दिन होती है से आज की तारीख में मुझे किसी ने चेक इशू की, तो इस चेक पीरियड, इसका जो वैलिडिटी पीरियड है, जो मैं बैंक में अपने खाते में पैसे जमा कर सकता हूँ, वो 3 महीना होता है या 90 दिन होता है। तो जब भी एक इंसान किसी भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन या नॉर्मली किसी भी लेन देन में चेक हासिल करे, तो उसके लिए लाजिम है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर ये चेक बैंक में जमा करे। इसमें 2 सूरतें होंगी, या तो वो कैश हो जाएगी तो ठीक, अगर कैश नहीं होगी तो तब आता है मामला चेक बाउंस केस का, जो कि फॉल करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में, जो अमेंड भी हुआ है। इस कानून को थोड़ा अमेंड किया गया है ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचे। उसके बाद जब ये चेक बाउंस हो जाएगी तो बैंक एक मेमो दे देता है उस इंसान को, जो ये चेक, या उस एंटिटी को या कंपनी को जो चेक वहाँ पे जमा कराता है। उस मेमो में काफ़ी रीज़न्स लिखे होते हैं कि चेक किस वजह से वापस गया है। मोस्टली जो चेक होता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, जिस इंसान या जिस कमर्शियल ट्रांजैक्शन में किसी कंपनी या किसी फ़र्द ने चेक इशू किया होता है, उसके खाते में नाकाफ़ी रकूमात होते हैं, तो उस वजह से चेक वापस मिल जाती है। एक मेमो बैंक इजरा करता है। तो उस सूरत में ये जो चेक का मेमो इजरा होता है, तो चेक के इजरा होने के बाद 30 यौम के अंदर अंदर जिस इंसान ने ये चेक या जिस कंपनी ने ये चेक दी होती है, उसको एक नोटिस देनी होती है। ये बहुत लाजमी है। इसमें बड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लोगों को। जैसे आज के रोज़ चेक बाउंस हुई, एक मेमो बैंक ने इशू किया, तो 30 यौम के अंदर अंदर जिसने चेक दी है उसको एक नोटिस भेजनी है। ये नोटिस आप खुद भी भेज सकते हैं अगर आपको अच्छी ड्राफ्टिंग आती हो। उसमें आपको वजूहात लिखनी है कि फ़लानी कंपनी, फ़र्द या किसी ने भी मुझे चेक दी है, तो हमारा ये लेन देन था, ये लेन देन लीगल होना चाहिए, लीगल ट्रांजैक्शन की चेक होनी चाहिए, वो भी एक लाजमी मामला है इसमें। तो 30 दिन के यौम के अंदर अंदर एक चेक देनी होती है, जो मेमो की नोटिस इजरा करनी होती है इस इंसान को। तो मोस्टली ये जो मेमो है, ये हमने रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए या स्पीड पोस्ट के ज़रिए इस बंदे को इरसाल करनी होती है, और अपने पास उस रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट का एक्नॉलेजमेंट रखना होता है, और 30 यौम तक इंतज़ार करना होता है कि अगर इस कंपनी या फ़र्द ने ये रकूमात न दिए, वागुजार नहीं हुए, तो उस सूरत में 30 दिन के बाद एक फ़र्द अदालत में 138 में चेक बाउंस का केस दायर कर सकते हैं। इस मुद्दत को जो है, इसमें कानून ने और 15 दिन बढ़ाए हैं, जो कि कुल मिला के 45 डेज़ आते हैं। तो इस मुद्दत में आपको एक कंप्लेंट दायर करनी है, जो कि मोस्टली वकला हजरात कोर्ट में दायर करते हैं।
اور اس میں وہ آپ کو ٹیکنیکلٹیز سمجھائیں گے کہ کیا ہوتی ہیں. موسٹلی ہم نے چیک باؤنس کیسز میں دیکھا ہے کہ جو کمپلینٹس میں ہے غیر ضروری طور پہ کچھ گواہان کو رکھا جاتا ہے. اس میں 3 گواہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک تو مستغیث جو کمپلیننٹ ہوتا ہے بطور گواہ اس کو رہنا پڑتا ہے, اور جو بینکر جس بینک سے یہ میمو حاصل کیا گیا ہے ان کو گواہ گردانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جس پوسٹ کے ذریعے سے موسٹلی ہم یہاں پہ انڈیا پوسٹ کے ذریعے یہ نوٹس ڈس آنر کا بھیجتے ہیں اس انسان کو جس نے چیک دی ہوتی ہے, تو اس صورت میں ایک رسید ہوتی ہے, یا ہم پرائیویٹ کوریئر کے ذریعے جو رجسٹرڈ ہیں ان کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. ان کا ایک ایکنالجمنٹ, ایک رسید چاہیے ہوتا ہے جو کہ لازمی ہے, اور اس صورت میں ان کو بھی گواہ گردانا ہوتا ہے. تو اس کے بعد کمپلینٹ چلتی ہے. اس میں ایک سمری پروسیجر دیا گیا ہے قانون نے. سمری پروسیجر کا آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئک پروسیجر ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں جو ہے معاملات بڑے دیر تک چلتے ہیں, مگر اس معاملے میں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور لیجسلیچر نے بھی ایک سمری پروسیجر رکھا ہے. 15 دن کی تاریخ لگتی ہے, اور یہ معاملہ جو چیک باؤنس کا کیس ہوتا ہے یہ کم سے کم مدت میں حل ہوتا ہے. اور یہ کمپلینٹ فائر کرنے کے بعد اگر واقعی جس انسان یا جس کمپنی یا اینٹی نے چیک دی ہو اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے بذریعہ شہادت. اس کو بھی ایک بات میں کہنا بھول گیا یہاں پہ, جو یہ ایکیوزڈ پرسن ہے اس کو بھی قانون میں یہ راحت ملی ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس دے سکتا ہے کہ کہیں اس نے رقومات ٹرانسفر تو نہیں کیے ہیں اس معاملے میں, یا کچھ اور جو اس کے پاس ڈیفینس ہے وہ لا سکتا ہے. اگر اس صورت میں کہ واقعی اس نے چیک دی ہو ڈسیٹفلی, ڈس آنیسٹلی, تو اس معاملے میں ان کو 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے, اور جو چیک کا اماؤنٹ ہے اس کا ڈبل ہرجانہ, دوگنا ہرجانہ اس ایگریوڈ پرسن, اس انسان کو جس کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہوتا ہے دینا ہوتا ہے. تو یہ آج ہم نے اس چیک باؤنس پہ ایک موٹے طریقے سے ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے یہ جو پروگرام کیا ہے. تو آگے بھی ہم اس بارے میں زیادہ جانکاری دیں گے.